चलो अब फाइनली ऑनलाइन भी चल गई क्लास, है ना। अब आप लोग क्लास छोड़ते भी हैं, जिनकी छुट्टी है, आप लोग तो क्या छोड़ेंगे, आप लोग तो क्लास छोड़ते हैं ना। चले अब इधर देखें आप लोग, है ना। तो अब काम के बाद ध्यान से समझे। तो जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था पहले उसको समझाने जा रहा हूं मैं। ठीक है। देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं। ये ग्लास ट्यूब होती है एक, और एक फोटो सेंसिटिव प्लेट यहाँ पर रखते हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब ऐसी प्लेट है जो लाइट के लिए क्या रहती है, सेंसिटिव। आप जिस प्लेट पर लाइट इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगी प्लेट। अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं कि विंडो बना देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, और ये विंडो बना दी आपने। और आप क्या करते हैं, इस विंडो के थ्रू इस प्लेट पर ऐसे लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो। ये विंडो के थ्रू आप क्या कर रहे हो, लाइट इंसिडेंट करा रहे हो। तो देखो ये लाइट आप जो है इस प्लेट पर इंसिडेंट कर रहे हो। लाइट की इंटेंसिटी को आई मान लेता हूँ, और फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू मान लेता हूँ। इंटेंसिटी कितनी, आई, और फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है। अच्छा जब लाइट इस प्लेट पर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर दिखा दी, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अच्छा इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है, लाइट इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या नाम दे दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरह से एमिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और प्लेट लगाते थे इसके सामने, मेटल की एक और प्लेट लगाते हैं, और इन दोनों प्लेट हम लोग एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। दोनों प्लेट्स को हमने किसके थ्रू जोड़ दिया, बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, और एक अमीटर भी लगा दिया सर्किट में। अमीटर का काम करंट मेजर करना। ठीक है ना, तो जो भी करंट सर्किट में फ्लो करेगी उसको ये अमीटर मेजर करेगा। ठीक है। अच्छा ये जो बैटरी है ये वेरिएबल रखी जाती है, वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी होती है। मान लेते बैटरी का वोल्टेज भी है, और ये वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है जिससे फैन का रेगुलेटर होता है ना, उसके नॉब को अपन घुमाते हैं। तो बताइए नॉब घुमाने से क्या होता है, फैन की स्पीड चेंज हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पर एक नॉब सा कुछ लगा रहता है, तो जब आप घूमते हैं तो ये वोल्टेज भी चेंज हो सकता है ना। मतलब ये जो वोल्टेज आपने लगा रखा है ना, ये हम चेंज कर सकते हैं। और वोल्टेज चेंज किया जा सकता है, ये बात बताने के लिए एरो का साइन लगाते थे। ये एरो बताता है कि वोल्टेज चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है बात। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या होगा कि जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे इस प्लेट पर, तो लाइट इंसिडेंट करने पर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर किस प्लेट की तरफ जाएंगे, इस प्लेट की तरफ। अच्छा इस प्लेट को हम लोग एनोड नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, और इस वाले प्लेट को आप लोग कैथोड नाम दे देते हैं, है ना। ये कैथोड प्लेट हो गई, ये एनोड प्लेट हो गई। लाइट किस पर इंसिडेंट हो रही है, एनोड पर। और एनोड सॉरी कैथोड पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, और कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर किस प्लेट की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाएंगे तो बताइए उन इलेक्ट्रॉन्स के एनोड पर पहुंचने से सर्किट पर करंट का फ्लो होगा। तो जो करंट सर्किट में फ्लो करेगी उस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं, टर्म्स को ध्यान से समझना। जो लाइट गिरा रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनको आपने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर पहुंचेंगे तो उससे करंट फ्लो करेगा, और वो जो करंट फ्लो करेगा उसको अपन बोल रहे हैं फोटो करंट। बोलो क्लियर है। अब इस सर्किट में जो फोटो करंट फ्लो करेगी, उस फोटो करंट की डिपेंडेंसी अपन वेरियस पैरामीटर पर देखेंगे। तो फोटो करंट किस तरह से वेरी करेगी अपने को स्टडी करना है, और बेसिकली 3 पैरामीटर के साथ फोटो करंट का वेरिएशन स्टडी करना है। 3 पैरामीटर के साथ फोटो करंट के वेरिएशन को स्टडी करना है। कौन कौन से 3 पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है इंटेंसिटी, दूसरा पैरामीटर है लाइट की फ्रीक्वेंसी, और तीसरा पैरामीटर है दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज, जिसको मैंने वी से दिखा रखा है। क्लियर है। तो जो सर्किट में फोटो करंट फ्लो कर रही है, इस फोटो करंट के वेरिएशन को स्टडी करना है 3 पैरामीटर के साथ, एक बार इंटेंसिटी के साथ, एक बार फ्रीक्वेंसी के साथ, और एक बार दोनों प्लेट्स के बीच के वोल्टेज के साथ। क्लियर है। और एक बात और सुन लें, जब आप एक पैरामीटर को चेंज कर रहे हो तो बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो उस समय पर फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। आप जब वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो इंटेंसिटी और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। मतलब एक पैरामीटर को एक ही बार में बदलना है। ठीक है। इंटेंसिटी बदलेंगे तो क्या क्या कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। और वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है। तो अलग अलग यहाँ पर अपन एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने वाला है, तो पहले तो आप डायग्राम बनाओ। ठीक है ना, फिर एक एक करके स्टडी करेंगे इसको।
ये डायग्राम बनाना बस आप लोगों को भी, है ना। बन गया डायग्राम। चलो इसको स्टार्ट करें समझना। देखो अब ध्यान से समझना। देखो पहला पॉइंट जो आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप क्या करने वाला है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? और ये देखेंगे लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने से करंट में किस तरह से चेंज आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या चेंज कर रहे हैं? इंटेंसिटी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो उस समय पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है और जो वोल्टेज लगा रखा है दोनों प्लेट्स के बीच में वो भी क्या रखना है? कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है और चेंज किसको करना है? इंटेंसिटी को। और ये देखना है कि इंटेंसिटी को चेंज करने से करंट में किस तरह से चेंज आ रहा है। ठीक है। अब देखो एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए अपने को क्वांटम थ्योरी यूज करनी पड़ती। कौन सी थ्योरी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी से समझा जाता है। और याद करो क्वांटम थ्योरी में कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस करे थे। पहला पॉइंट फोटोन की एनर्जी, मास, मोमेंटम, इंटेंसिटी, पावर, ये सारी बातें आपने डिस्कस करी थी, याद है? तो याद करो जब आप इंटेंसिटी पढ़ रहे थे तो इंटेंसिटी के समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल किसकी होती है? तो मैंने एक ही मतलब समझाया था कि जैसे अगर मान लीजिए आपसे बोले कि यार इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो आपको दिमाग में सीधे क्या लाना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड डबल। मैंने बोला इंटेंसिटी आधी कर दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आधे। बोलो क्लियर है? ये इसका मतलब है। अब ध्यान से समझना आप लोग। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ। चलिए मान लेते हैं, अच्छा आप इसमें लिखना मत है ना, इसको एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा मान लेते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी आई है। इंटेंसिटी कितनी है? और ये मान लेते हैं कि आई इंटेंसिटी पर 500 फोटॉन्स पर सेकंड आप इंसिडेंट करवा रहे हो। आई इंटेंसिटी पर कितने फोटॉन्स पर सेकंड? 500 फोटॉन्स पर सेकंड आप इस प्लेट पर इंसिडेंट करवा रहे हो। अच्छा बताओ पर सेकंड प्लेट पर कितने फोटोन आ रहे हैं? और आपको मैंने आपको ये बात बता रखी है, क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म होता है जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। अच्छा कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? 500। और 500 फोटोन आ रहे हैं तो ये एनर्जी के 500 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बताइए इस प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? 500 निकल सकते हैं। ये तो मैक्सिमम है। इससे ऊपर निकल सकते हैं? कम निकल सकते हैं? अगर मैंने बोला कि क्वांटम एफिशिएंसी 50% है तो 250 निकलेंगे। 10% है तो 50 निकलेंगे, है ना। तो 500 तो मैक्सिमम है और कुछ नहीं कहा जा रहा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 100% क्वांटम एफिशिएंसी है। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 500 फोटोन अगर आप इस प्लेट पर इंसिडेंट कर रहे हो तो 500 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से एमिट हो रहे हैं। ठीक है। कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं? 500। कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? तो बताइए इस प्लेट से क्या 500 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? और ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कहां जाएंगे? एनोड पर। तो बताइए सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 500 इलेक्ट्रॉन्स के सर्किट में करंट फ्लो करेगी। बोलो मानते हो? अच्छा और आप ये जानते हो कि आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। और Q बराबर NE इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था। तो बोलो करंट किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के। बोलो भाई। तो बताइए पर सेकंड कितने फोटोन आए? 500। तो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इमिट हुए? 500। तो करंट जो फ्लो करेगा पर सेकंड का 500 इलेक्ट्रॉन का करेगा। अब एक बात बताओ, अच्छा ये तो बात हो रही है आई इंटेंसिटी की। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, इंटेंसिटी क्या कर दी? आप ही मुझे समझा दो अगर इंटेंसिटी डबल करने का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी डबल कर दी इसका मतलब आप क्या समझोगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड डबल। पहले पर सेकंड 500 फोटोन थे, पर सेकंड 1000 फोटॉन्स। बोलो पर सेकंड के 1000 फोटोन्स आएंगे। और 1000 फोटोन्स अगर यहाँ पर इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो 1000 एमिट होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं क्या डबल हो गए? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर डबल हो गए तो करंट भी डबल। तो बताइए इंटेंसिटी डबल करने से करंट क्या हो गया? डबल।
सोच के देखो, अगर इंटेंसिटी आधी करता तो, अगर इंटेंसिटी आधी करता तो फोटोन हो जाते 250। बोलो कितने फोटोन हो जाते? इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी 250। क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर आधा होता? इलेक्ट्रॉन्स आधे तो करंट भी आधी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जिस तरह से मैं इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, क्या उसी अकॉर्डिंग सॉरी करंट चेंज हो रही है? आपने इंटेंसिटी डबल कर दी, करंट कितनी हो गई? डबल। इंटेंसिटी आधी, करंट भी आधी। इंटेंसिटी 3 गुना, इंटेंसिटी 5 गुना तो करंट भी 5 गुना। कुल मिला के मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी डबल करेंगे तो करंट भी डबल, इंटेंसिटी हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ, इंटेंसिटी 3 गुना करेंगे तो करंट भी 3 गुना। तो बताइए, अगर मैं इंटेंसिटी और करंट के बीच अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये वाला ग्राफ अपने पास आ जाएगा। क्या मामला क्लियर है? इसमें लिखे आप फर्स्ट पॉइंट, ये लिख रखा है मैंने, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद, लिखे आप फर्स्ट पॉइंट इसमें, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें लिखेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें लिखेंगे if frequency of light, if frequency of light and potential difference between the plates, frequency of light and potential difference between the plates is kept constant, frequency of light and potential difference between the plates is kept constant, then photocurrent is directly proportional to, photocurrent is directly proportional to intensity of light. Photocurrent is directly proportional to intensity of light. Photocurrent is directly proportional to intensity of light. लिख दिया आपने? अब एक ग्राफ ड्रॉ करो बेटा, बोर्ड से ग्राफ बनाओ। नहीं अभी नहीं लिखना, बस ये हेडिंग लिख सकते हैं आप लोग। सेकंड पॉइंट में बस ये लिख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बस इतना लिख के छोड़ दो सेकंड पॉइंट में। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बस इतना लिख के छोड़ दो। अब एक बार बोर्ड पे देखो आप, है ना, पहले समझते हैं बाद में लिखेंगे इसको, ना। तैयार है सब लोग? और बहुत अच्छा, अगर आप ये समझने के हिसाब से, अब ध्यान से सुनना और समझना। अच्छा, आज की क्लास से मान के चलो कि जो भी थ्योरेटिकल सवाल है वो, या जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो सब आज की क्लास से बनेंगे इसमें, ठीक है ना। पिछली क्लास पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड थी, आज की पूरी क्लास जो रहेगी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ग्राफिकल क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगी, ठीक है।
चले तो देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन अपना, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो अब की बार मुझे क्या करना है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, जो बैटरी लगा रखी है, इसका वोल्टेज चेंज करना है। और मुझे देखना है कि यार ये जो वोल्टेज आपने लगा रखा है, इस वोल्टेज को अगर मैं चेंज करता हूं तो करंट किस तरह से चेंज होगी, वोल्टेज को चेंज करने से करंट किस तरह से चेंज होगी, ये अपने को स्टडी करना है। अच्छा, जब आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो किस किस को कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को, ये दो पैरामीटर आपको की बार कांस्टेंट रखना है। लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और लाइट की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये आपको समझना है। बोलो मामला क्लियर है। अब एक और चीज है, देखो ध्यान से समझना, अगर आप यहां से देखोगे, ध्यान से देखना देखो ये जो वोल्टेज लिया है इसको मैंने वीएसी से दिखाया, और वीएसी का मतलब हो गया वोल्टेज ऑफ द एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। और आपको पता है कि पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म है, इलेक्ट्रोस्टेट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बताया था मैंने, पोटेंशियल क्या होती है, रिलेटिव टर्म। तो देखो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको लेना है ना, वो किसका लेना है, एनोड का। किसके रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में लेना है। देखो आपके पास में दो प्लेट है, देखो एक तो आपके पास एक कैथोड है और एक प्लेट क्या है, एनोड। आपको दोनों प्लेट के साथ बैटरी को जोड़ना है। अब देखना, दोनों प्लेट को बैटरी से जोड़ने के मेरे पास में दो चॉइस रहेंगे। आप लाइट किस पर गिरा रहे हो, कैथोड पर लाइट आप गिरा रहे हो, और इन दोनों प्लेट के साथ बैटरी को जोड़ना है। अब बैटरी से जोड़ने की भी दो चॉइस अपने पास रहेंगी, कैथोड एनोड को बैटरी से जोड़ने की दो चॉइस है। देखो पहली चॉइस तो मेरे पास ये है, और दूसरी जो चॉइस है बैटरी से जोड़ने की, ये कैथोड और ये एनोड। दूसरी चॉइस बैटरी से जोड़ने की मेरे पास ये है। जरा ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस वाले में देखोगे तो मैंने एनोड को पॉजिटिव पे जोड़ा है, कैथोड को नेगेटिव पे। इस वाले केस में एनोड को नेगेटिव के साथ जोड़ा है और कैथोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ा है। यस और नो। तो मैं बोल सकता हूं इस वाले केस में कि एनोड इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। इस वाले केस में एनोड इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। बोलो क्लियर है। तो इस वाले केस में मैंने एनोड को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले केस में एनोड को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया तो एनोड क्या माइनस हो जाएगा। तो देखो एक बार तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर बैटरी जोड़कर वोल्टेज चेंज करना है, एक बार इस तरह से बैटरी को जोड़कर वोल्टेज चेंज करना है। मतलब एक बार एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज चेंज करूंगा, एक बार एनोड को नेगेटिव करके वोल्टेज को चेंज करूंगा। दोनों बार मुझे ग्राफ स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो वो दोनों चीजें ग्राफ में दिखा रही मैंने यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो देखो ग्राफ का ये वाला पार्ट वीएसी के पॉजिटिव के लिए। बोलो इस वाले पार्ट में वीएसी क्या है, और इस वाले पार्ट में ग्राफ में वीएसी क्या है, नेगेटिव। तो बताइए इस वाले पार्ट में क्या करना है मुझे, इस वाले पार्ट को समझने के लिए बोलो क्या करना है, एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से जोड़ना है। और इस पार्ट को स्टडी करना है तो एनोड को माइनस से और कैथोड को प्लस से जोड़ना है। क्या ये बात समझ में आ रही। तो जब मैं ये वाला पार्ट समझ रहा हूँ, इसका मतलब मुझे दिमाग में लेके चलना है कि एनोड प्लस से जुड़ा है और कैथोड माइनस से जुड़ा है। और ये वाला पार्ट समझने के लिए दिमाग में क्या लेके चलना है, एनोड नेगेटिव से। आप तो दोनों के याद रख लो, एक याद रख लो। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि एनोड पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये बात कहने की जरूरत क्या है कि कैथोड नेगेटिव से जुड़ा है, अपने आप समझ जाएंगे। तो बताइए एक बार तो मुझे एनोड को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से, एक बार एनोड को नेगेटिव से। एनोड को जब मैं पॉजिटिव से जोड़ दूंगा तो क्या ये वाला पार्ट मिलेगा, और एनोड को नेगेटिव से जोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट। तो एक काम करते हैं, एक बार एनोड को पॉजिटिव से जोड़कर स्टडी करेंगे, एक बार एनोड को नेगेटिव से जोड़ के स्टडी करेंगे। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एनोड को अपन पॉजिटिव से जोड़ के स्टडी करते हैं। एनोड को किससे जोड़ते हैं, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर समझाने के लिए, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूं, अब देखो कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूं समझाने के लिए ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। मैं मान लेता हूं कि वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेटल का वर्क फंक्शन कितना, मेटल के लो कैथोड के लो एक ही मतलब है, कैथोड का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया। अच्छा जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली, ऐसा मान लिया मैंने समझने के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। तो कैथोड का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जो है वो 500 इंसिडेंट हो रहा है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने हैं, 500 इंसिडेंट हो रहे हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देना आप उनका, ठीक है ना। तैयार है सब लोग, जो पिछली क्लास में समझाया था उसी बेसिस पे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, आप जवाब दिए जाना। अच्छा बताओ पर सेकंड कितने फोटोन आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं, कैथोड पर, एनोड पर। इलेक्ट्रॉन इमिशन कहां से होगा, कैथोड से। सिंपल सी बात है, जिस प्लेट पर लाइट गिरेगी उसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। आप लाइट इंसिडेंट किस पर करवा रहे हो, कैथोड पर, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अच्छा कितने फोटोन कैथोड पर गिर रहे हैं, 500 फोटोन कैथोड पर गिर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, 500 इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। बोलो क्लियर है।
अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, 0 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार यहाँ पर 500 फोटोन आ रहे हैं, तो चलो मान लेते हैं कि 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सभी की एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? पक्का? सभी की एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी। पक्का? अच्छा, इनकी सभी की एनर्जी 0 रहेगी? क्या इनकी एनर्जी 0 से 7 के बीच में रहेगी? तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे किससे? कैथोड से। उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो 0 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगी। कुछ की 0 रहेगी, कुछ की 1 रहेगी, कुछ की 1.2 रहेगी, कुछ की 1.5 रहेगी, कुछ की 7 भी रहेगी। यस और नो? अब एक बात बताओ, करंट का फ्लो कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर कहां पहुंच जाए? एनोड तक। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक आने के लिए क्या एनर्जी चाहिए? ये अपने आप ही पहुंच जाएंगे? अब एनर्जी चाहिए। अब एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं सबके पास बराबर एनर्जी है ना? क्या अलग अलग वैल्यू है? एनर्जी की वैल्यू क्या है इनकी? अलग अलग। किसी की 0, किसी की 1, किसी की 1.5, किसी की 2.5 और मैक्सिमम कितनी है? 7। तो मैं मान लेता हूं कि जो 500 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उनकी एनर्जी अलग अलग है, ये मुझे पता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन के पास यहां तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट एनर्जी रहेगी, तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास यहां तक आने के लिए सफिशिएंट एनर्जी है वो तो यहां पहुंच जाएंगे, और जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है वो निकल तो गए, यहां नहीं पहुंचे तो क्या बीच में रुक जाएंगे? यस और नो? चलो मान लेते कि जो 500 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उनमें से 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। 500 जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास यहां तक आने के लिए एनर्जी थी, तो वो तो यहां तक पहुंच गए, और जो 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए उनकी वजह से क्या फ्लो होगा? तो बताइए सर्किट में करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? निकले 500 है, लेकिन करंट 500 इलेक्ट्रॉन का नहीं चल रहा, करंट तो 100 इलेक्ट्रॉन का ही चल रहा है। याद रखना, करंट केवल वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जो यहां तक पहुंचेंगे। तो 500 इलेक्ट्रॉन आपने इंसिडेंट करे और यहां तक कितने पहुंचे? 100। तो 100 इलेक्ट्रॉन का करंट आपके सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। क्या 400 इलेक्ट्रॉन बीच में रुक गए? निकल तो गए, लेकिन एनर्जी नहीं थी यहां तक आने के लिए, तो वो क्या होंगे? बीच में ही रुक जाएंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक बार एनोड को पॉजिटिव करना है, एक बार एनोड को नेगेटिव करना है। चलो एक काम करते हैं, एनोड को पहले पॉजिटिव कर देते हैं। एनोड को क्या करते हैं? अब सोच के देखना इस बात को क्या होगा। छोटी छोटी चीजों को आराम से सोच लोगे ना तो बहुत आराम से आंसर निकाल दोगे। एक बार एनोड को मैं पॉजिटिव कर देता हूं, देखो एनोड को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, एनोड को जब मैं पॉजिटिव करूंगा तो क्या होगा? अरे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं उनका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और एनोड कैसा है? पॉजिटिव। तो बताइए ये जो एनोड होगा, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लगाएगा? और फोर्स लगाने से क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे? और एक्सेलरेशन के कारण बोलो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब आप एनोड को पॉजिटिव कर दोगे तो ये एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने से उनको एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेट करेगा तो उनके पास क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। बोलो मामला समझ में आ रहा है? तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो क्या होगा? अच्छा यहाँ पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो बताइए इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन 100 आएंगे? 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा। मान लीजिए 200 इलेक्ट्रॉन आने लगे। कितने इलेक्ट्रॉन? तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन की करंट थी, अब 200 इलेक्ट्रॉन की करंट है। बोलो करंट वही रहेगी बढ़ जाएगी? तो एनोड को जब आपने पॉजिटिव कर दिया तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट वही है कि बढ़ गई? एनोड को और पॉजिटिव कर दिया, क्या होगा? और पॉजिटिव कर दिया तो और ज्यादा फोर्स लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे? मान लो 300 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए ना तो करंट और ज्यादा बढ़ गई। मतलब जैसे मैं एनोड को पॉजिटिव कर रहा हूं और एनोड को पॉजिटिव करके अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो बोलो वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है? करंट बढ़ रही है। एनोड को और पॉजिटिव कर दो, 400 इलेक्ट्रॉन आ गए, करंट और बढ़ जाएगी। एनोड को और पॉजिटिव कर दो, पूरे 500 इलेक्ट्रॉन आ गए, करंट और बढ़ जाएगी। एनोड को और पॉजिटिव कर दो, अब कुछ नहीं होगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? और पॉजिटिव कर दो, और पॉजिटिव कर दो, और भी पॉजिटिव कर दो। मतलब अब एनोड को अगर मैं पॉजिटिव करके वोल्टेज अगर कंटिन्यूसली बढ़ाता हूं तो अब फर्दर करंट बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और 500 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में करंट का मैक्सिमम हो जाएगी। और एक बार करंट मैक्सिमम होने के बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो एनोड का तो फर्दर अब करंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर्किट में करंट सैचुरेट हो गई। सर्किट में करंट क्या हो गई? सैचुरेट। तो देखो इस वाले पार्ट को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा यहां से 500 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 500 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे, 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, सबकी एनर्जी सेम थी कि अलग अलग थी?
तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी थी, तो 100 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे, तो उनकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब आपने एनोड को पॉजिटिव कर दिया और आपने वोल्टेज बढ़ाया। एनोड को पॉजिटिव करके जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो सर्किट में करंट बढ़ेगा। वोल्टेज और बढ़ाओगे, वोल्टेज और बढ़ाओगे, कब तक बढ़ेगा? जब तक 500 इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आने लग जाते। यस और नो? और जब पूरे 500 इलेक्ट्रॉन यहां पर आने लग जाएंगे तो करंट क्या मैक्सिमम हो जाएगा? उसके बाद भी अगर मैं एनोड का वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो फर्दर करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट करंट कहलाती है सैचुरेशन करंट। क्या कहलाती है? अब देखो ये जो बात मैंने आपको समझाई ना, इस बात को ग्राफ का ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से समझो। देखो ये वाला पार्ट इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से समझ लो। देख लो आप, देखो जब कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो 100 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, करंट कितने इलेक्ट्रॉन का? 100 का। अब आपने एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज बढ़ाना चालू किया। बताओ आप जब एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ते बढ़ते क्या मैक्सिमम पहुंच गया? करंट मैक्सिमम होने के बाद अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो फर्दर करंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। करंट क्या कांस्टेंट हो गया? इसी कांस्टेंट करंट को आप क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। कितने बच्चों को ये वाला पार्ट आ गया समझ में? बताओ, दोबारा समझना है तो बोल दो। कोई पॉइंट अगर दोबारा समझना है इस वाले पार्ट का तो बोल सकते हैं आप। क्लियर है? क्या ग्राफ का ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूं? तो आपने क्या करा? एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज चेंज कर लिया, अब आप एनोड को नेगेटिव करके वोल्टेज चेंज करने वाले हैं। अच्छा याद रखना, जब एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज बढ़ाते हैं ना तो करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है और इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट एनोड को पॉजिटिव करने पर मिलता है, याद रखना। सैचुरेशन करंट एनोड को पॉजिटिव करने पर मिलता है। मामला क्लियर है? चलो अब क्या करना है अपने को? एनोड को नेगेटिव करके वोल्टेज को बढ़ाना है। बोलो क्लियर है? चलिए तो देखो वापस वही कहानी, वापस से लाइट इंसिडेंट हो रही है कैथोड पर। अच्छा कितने फोटोन आ रहे हैं? 500। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 500। यहां पर कितने पहुंच रहे हैं? 100। 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? सर्किट में करंट आपके 100 इलेक्ट्रॉन का चल रहा है। अब की बार एनोड को आपने नेगेटिव कर दिया। एनोड क्या कर दिया? अब आप अपने आप सोचो, जैसे आप एनोड को नेगेटिव करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल, एनोड नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या रिपल्शन होगा? अब की बार एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिटार्ड करेगा कि एक्सेलरेट? एनोड इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा, और रिटार्ड करेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर देगा। तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन के पास यहां तक पहुंचने की ताकत थी, 100 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने की एनर्जी रखते थे। अब यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन 100 रहेंगे कि 100 से ज्यादा रहेंगे? 100 से कम रहेंगे? पक्का? तो जब आप इस एनोड को नेगेटिव कर दोगे तो यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा। पहले 100 आ रहे थे, 100 की जगह मान लो 80 आने लग गए। 100 की जगह कितने आ रहे हैं? 80। तो एनोड को नेगेटिव करने के बाद बताओ एनोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या कम हो गया ना? और एनोड पर कम इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सर्किट में करंट कम। अच्छा एनोड को और नेगेटिव कर दिया आपने, और कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, करंट और भी कम हो जाएगी। मान ली कि 60 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एनोड को और नेगेटिव कर दिया, और कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लो 40 आ रहे हैं, और नेगेटिव कर दिया, और कम आएंगे। मान लो 20 आ रहे हैं, एनोड को और नेगेटिव कर दिया, और भी कम आएंगे। मान लो 0 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एनोड पर। कितने इलेक्ट्रॉन? अब सोच के देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एनोड पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं आ रहा, तो बताओ अब करंट कितनी? 0। पक्का? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एनोड को अगर मैं नेगेटिव करके वोल्टेज को चेंज करता हूं, एनोड को नेगेटिव करने के बाद अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं, तो बताइए जैसे जैसे वोल्टेज एनोड का नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एनोड का नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे करंट भी कम होता जा रहा है। सर्किट में करंट क्या होता जा रहा है? कम। और एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? 0। तो एनोड के जिस नेगेटिव वोल्टेज पर सर्किट में फोटो करंट 0 बन जाए वो वोल्टेज कहलाता है स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या कहलाता है? कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज। तो देखो ग्राफ का ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन हो गया ग्राफ का। ध्यान से देखो, एनोड का आप नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एनोड को नेगेटिव करके वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एनोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या कम होता जा रहा है। और एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब एनोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 0। जब एनोड पर 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट कितना बन जाएगा? 0। इसका मतलब ये जो वोल्टेज, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? स्टॉपिंग वोल्टेज। तो देखो स्टॉपिंग वोल्टेज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्या आप डिफाइन करवा सकते हैं? कितने बच्चे स्टॉपिंग वोल्टेज को डिफाइन करा सकते हैं? अगर स्टॉपिंग वोल्टेज को डिफाइन करना है तो आप ऐसे करो, एनोड का वो नेगेटिव वोल्टेज जिस नेगेटिव वोल्टेज पर फोटो करंट 0 बन जाता है। एनोड का वो नेगेटिव वोल्टेज है जिस नेगेटिव वोल्टेज पर फोटो करंट क्या बन जाए? 0। उस वोल्टेज को अपन क्या बोल देंगे? स्टॉपिंग वोल्टेज बोल देंगे। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? पक्का?
एनोड का वो नेगेटिव वोल्टेज जिस वोल्टेज पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं आता, उस वोल्टेज को अपन क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज भी अपन उसको बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एक और तरीके से इस बात को समझाता हूँ। एक बार बोर्ड पे देखना सब लोग, है ना, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन बोर्ड पे रखना। ये जो मैंने स्टॉपिंग वोल्टेज वाली बात समझाई, इसको मैं एक और तरह से समझाता हूँ। अच्छा मुझे एक बात ये भी जवाब दे दो, स्टॉपिंग वोल्टेज कब मिलता है, एनोड को नेगेटिव करने से या पॉजिटिव करने से? अगर आप एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, और अगर एनोड को नेगेटिव करके अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट जीरो हो जाता है। और जिस करंट पर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर करंट जीरो होता है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज। पक्का? आप ये भी तो कह सकते हैं ना, स्टॉपिंग वोल्टेज। अच्छा यहां पर करंट अगर जीरो करनी है ना सर्किट में, बताओ इस सर्किट में जीरो करंट कब होगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ पा रहा, मतलब करंट कितनी, जब तक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आ रहे हैं तब तक तो करंट रहेगी, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं आ पा रहा है, मतलब करंट कितनी बन जाएगी, जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? चलो अब ध्यान से देखना, इसी बात को मैं एक और तरीके से समझाता हूं आपको। आप ऐसे समझो, यहां पर आप 500 फोटोन इंसिडेंट करवा रहे थे, तो 500 इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हो रहे थे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे उन सभी की एनर्जी सेम थी कि डिफरेंट थी? डिफरेंट थी। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं अलग अलग एनर्जी के निकल रहे हैं, तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, जिन इलेक्ट्रॉन के पास ताकत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाता है। जिनके पास ताकत कम है, जिनके पास एनर्जी कम है, वो बीच में रुक जाता है। तो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे और कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं रुक जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा मैं चाहता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचे, करंट जीरो करवानी है, इसका मतलब मैं चाहता हूं कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचे। तो एक बात बताओ, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, अगर वो इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पहुंचने से रोक दूं, सबसे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे, अगर वो इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पहुंचने से रोक दूं, तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पहुंचने से रोक लिया, तो क्या कम एनर्जी वाले तो अपने आप पे रुक गए? जो सबसे तेज स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मैंने रोक दिया है, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि इससे कम स्पीड के इलेक्ट्रॉन थे वो तो अपने आप पे रुक जाएंगे ना। इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पर लगाया जाता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। समझना, उसी बात को दूसरे तरीके से बोल दिया मैंने। भाई मेरा टारगेट क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोकना। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अलग अलग एनर्जी के निकल रहे हैं, अलग अलग स्पीड के निकल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने रोक लिया है, इसका मतलब उससे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या अपने आप पे रुक गए? और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंचेगा तो करंट कितना बन जाएगा, जीरो। तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक और तरह से डिफाइन कर सकता हूं। बोलो क्या, किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं? मैं चाहता हूं चीजें क्लास में याद कर लो आप लोग। बोलो किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक रोकने के लिए, एनोड से पहले रोकने के लिए जो नेगेटिव वोल्टेज एनोड का लगाना पड़ता है, वो वोल्टेज क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या मामला समझ में आ रहा है? अब देखो इसका मतलब मैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन दोनों में एक रिलेशन ला सकता हूं। कैसे रिलेशन ला सकता हूं, ध्यान से समझना। अच्छा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, के बराबर क्यूबी, वर्क एनर्जी थ्योरम, के बराबर क्यूबी। क्या आपने ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है? अच्छा यहाँ पर के की जगह तो ले रहा हूं के मैक्स, के की जगह क्या ले रहा हूं, देखो के की जगह तो मैंने के मैक्स ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और वोल्टेज नेगेटिव में है एनोड का, इसलिए मैंने माइनस वी नोट से दिखा दिया। तो बताइए अगर आप इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो बोलो फॉर्मूला क्या बन जाता है, के मैक्स बराबर ईवी नोट। तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास, फॉर्मूला तैयार हो गया। बोलो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, के मैक्स बराबर ईवी नोट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। तो ये फॉर्मूला किस किस को रिलेट करवा रहा है बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिलेट करवा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है। अच्छा कहां से आया कहां से नहीं आया कोई मतलब नहीं रखना, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो के मैक्स बराबर ईवी नोट ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। अब देखो यूज कैसे करना है इसको ध्यान से समझना। जैसा मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। अच्छा के मैक्स निकालो, बोलो क्या के मैक्स निकाल के दे सकता है? देखो बेटा के मैक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ईवी नॉट। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और बोलो पोटेंशियल कितना 1। अच्छा आपने ये दोनों ऐसा यूनिट में रखे ना, ये भी एसआई में रखा है और ये भी एसआई में, तो एनर्जी किसमें मिलेगी, जूल में। बोलो क्या केमैक्स आपको जूल में मिल गया? अच्छा मुझे केमैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, क्या ला सकते हैं? कितने बच्चे इस केमैक्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला सकते हैं, क्या करना चाहिए बोलो?
अगर इस केएमएक्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और एनर्जी आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगी? अब देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार कर दिया मैंने यहाँ पर। अगर एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है केएमएक्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सोच के देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट हुआ तो केएमएक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट हुआ तो केएमएक्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट हुआ तो केएमएक्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जब जब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दूंगा तो सीधा केएमएक्स लिखना आ गया आपको, बिना किसी कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन हो गई एक बार, बार बार थोड़ी करनी, नहीं समझे? अच्छा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दूंगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखना जानते हो? किसमें? जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप सीधा केएमएक्स लिख सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट तो केएमएक्स पक्का। और आप इसको उल्टा भी लिखना जानते हो, इसको उल्टा करके भी लिख दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी वी नोट दिया और आपसे केएमएक्स पूछा, तो मैं तो अगर केएमएक्स आपको दूंगा तो आप वी नोट भी बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर सपोज करो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी एक्सपेरिमेंट का केएमएक्स कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस एक्सपेरिमेंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या 5 वोल्ट होगा क्या? जैसे इस वाले एग्जांपल में देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं इस एग्जांपल में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, आंसर है 7 वोल्ट। इस एग्जांपल में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो आंसर कितना है? 7 वोल्ट। देखो कैसे। अच्छा, केएमएक्स निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो पहले से। केएमएक्स निकालते कैसे? ई फोटोन माइनस फाई नोट। ई फोटोन कितना है? 10। फाई नोट कितना है? 3। तो केएमएक्स का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और केएमएक्स अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 7 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अभी तक तो क्या था, मैं आपसे केएमएक्स पूछने के लिए ई फोटोन और फाई नोट दिया करता था। मैं ई फोटोन दिया करता था, फाई नोट दिया करता था, और आप केएमएक्स निकालते थे इक्वेशन लगाकर। इक्वेशन क्या होती थी केएमएक्स निकालने की? ई फोटोन माइनस फाई नोट। अब से मैं क्या करूंगा, सीधा स्टॉपिंग पोटेंशियल देकर भी आपसे केएमएक्स पूछ लूंगा। जैसे मैंने बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है, केएमएक्स कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केएमएक्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पक्का। मतलब केएमएक्स से वी नोट निकाल सकते हो, और वी नोट से क्या केएमएक्स निकाल के दे सकते हो। ये जितनी भी बातें सब क्वेश्चन के अंदर काम आने वाली है अपने। तैयार है? कर लोगे हैंडल? अब इस पूरे ग्राफ को एक बार वापस समराइज कर दूं। देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। फोटो करंट का वेरिएशन में वोल्टेज के साथ स्टडी करने वाला हूँ। मतलब वोल्टेज को चेंज करने से ये देखना चाह रहे हैं कि फोटो करंट किस तरह से वेरी होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मुझे एक बार एनोड को पॉजिटिव करके वोल्टेज चेंज करना है, एक बार नेगेटिव करके वोल्टेज चेंज करना है। चलो सबसे पहले एनोड को पॉजिटिव कर लेते हैं, है ना। एनोड को पॉजिटिव करके अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। करंट मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद में अगर आप फर्दर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा, और ये करंट सैचुरेशन करंट कहलाता है। अच्छा, एनोड को अगर नेगेटिव करके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? करंट कम होगा पक्का। कम होते होते करंट क्या जीरो हो जाएगा? तो एनोड के जिस नेगेटिव वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाता है वो नेगेटिव वोल्टेज क्या कहलाता है? स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज वो कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? और ये एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या क्या कांस्टेंट रखा गया है? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। क्लियर है? तो बस ये ग्राफ अभी आपको बनाना है, और कुछ नहीं लिखना, ये एग्जांपल नहीं लिखना, ये ग्राफ आपको बनाना है बस अभी। हाँ, कोई डाउट है? हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ बोलते जाओ। हाँ अरे अरे अरे, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, करंट ऐसे कैसे चल जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के जाएंगे उधर? इलेक्ट्रॉन तो वहां पर गिरा रहे हो ना आप, कैथोड पर गिरा रहे हो। तो कैथोड, सुनो सुनो, मैं बात को क्लियर कर दूं पहले एक बार, फिर आप अपना डाउट वापस पूछ लेना। कैथोड पर आप इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हो, इलेक्ट्रॉन गिराने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एनोड तक पहुंचना जरूरी है, तभी सर्किट पूरा होगा। उसके बिना तो सर्किट पूरा नहीं होगा ना। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेंगे तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गए कैथोड से, बट एनोड तक नहीं पहुंचे तो करंट नहीं फ्लो कर रहा। इसका मतलब ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे तब जाकर करंट होगा ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं एनोड से। उल्टा करंट चलाने की कह रहे हो ना आप। उल्टा करंट चलने के लिए तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड तक पहुंचने चाहिए, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है।
अरे करंट फ्लो करने के लिए पूरा पाथ होना चाहिए, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वापस कहां तक पहुंचा रहे हो। लेकिन आप ये भी तो देखो कि एनोड से थोड़ी निकले इलेक्ट्रॉन जो कैथोड तक पहुंचा रहे हो, एनोड के इलेक्ट्रॉन ही एनोड तक पहुंचे, तो पाथ थोड़ी कंप्लीट हुआ है वो। समझे बात को? पाथ कंप्लीट होने का मतलब होता है कि एनोड से निकल कर कैथोड तक पहुंचते, वो पाथ कंप्लीट होना कहता है। केस 1 में तो निकल रहे ना, कैथोड से निकल के एनोड तक आ रहे इलेक्ट्रॉन। ये ग्राफ बनाना है बस आपको ना, बन गया ना ग्राफ? लिखना शुरू करो। क्या बेटा? हाँ, बीच में रुक जाएंगे ना। हाँ तो क्यों नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता वहां के अंदर? यस, क्या लिख दिया आपने? बहुत बढ़िया, क्या ग्राफ बन गया ना? लिखना शुरू करें आप इसमें। इफ, अब बताओ ये चैप्टर सिंपल है या टफ है? जितने भी चैप्टर अभी तक फिजिक्स में पढ़ा है उन सब में, ये तो एसी से भी सिंपल है यार। अरे एसी में तो कैलकुलेशन भी होती है, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है, और ले दे के एक ही पैटर्न के सवाल है इसमें तो। देखो नीट 2025 का क्वेश्चन, उसने 4 ग्राफ दे रखे थे, बोला कौन सा ग्राफ सही है, ये ग्राफ सही था, खत्म। ये 25 का सवाल है मॉडर्न फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अरे अभी पहला ग्राफ बनाया ना मैंने, हटा दिया अभी यहां से, ये इसलिए दोबारा बनाया। देखो मैंने 4 ग्राफ बना के दे रखे थे, बोला सही ग्राफ आइडेंटिफाई करो बस। हाँ, थर्ड ऑप्शन, तुक्के बाजू। ये ग्राफ बन गया ना आपका? लिखना शुरू करें आप इसमें, लिखें। लिखें आप इसमें, intensity and frequency of light are kept constant. Intensity and frequency of light are kept constant. And anode is positive with respect to cathode. Intensity and frequency of light are kept constant. And anode is positive with respect to cathode. Anode is positive with respect to cathode. Then photocurrent increases. Then photocurrent increases with increase in potential difference between plates. Photocurrent increases with increase in potential difference between plates and become maximum. This maximum photocurrent is known as saturation current. This maximum photocurrent is known as saturation current. लिख दिया? This maximum photocurrent is known as saturation current. हो गया यहां तक? अब लाइन चेंज करके लिखो। Now anode is negative with respect to cathode. Now anode is negative with respect to cathode. Anode is negative with respect to cathode. Then photocurrent decreases. Anode is negative with respect to cathode. Then photocurrent decreases with increase in potential difference. Photocurrent decreases with increase in potential difference and become zero at certain potential. And become zero at certain potential. The negative potential of anode
the negative potential of anode at which photocurrent becomes zero, the negative potential of anode at which photocurrent becomes zero is called negative potential of anode at which photocurrent becomes zero is called stopping potential or cutoff potential. Stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, लाइन बदल के लिखो. लिखो stopping potential measures maximum kinetic energy of emitted electrons. Stopping potential measures maximum kinetic energy of emitted electrons. और stopping potential measures maximum kinetic energy of emitted electrons. लिख दिया बेटा, उसमें ये लिख दो आप, है ना, लास्ट वाले जो लास्ट में लाइन लिखी उसके साथ ये लिख दो. ये Kmax इक्वल टू EB नॉट और ये एग्जांपल्स. चलिए बोर्ड पे देखें आप. देखो नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. इधर देखो आप लोग, अगला पॉइंट क्या है अपना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं. क्या है ये पॉइंट पहले समझा देता हूँ, उसके बारे में बोर्ड पे देखना. पेन पेंसिल नीचे रख दो पहले तो आप अपनी, और बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, है ना. तैयार है सब लोग? चलिए बोर्ड पे देखो आप लोग. अच्छा देखो, अभी हाल आपने करंट और वोल्टेज में ग्राफ बनाया था. ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना. पॉजिटिव वोल्टेज के लिए करंट मैक्सिमम हो रहा था, जिसको क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन करंट. और वोल्टेज को नेगेटिव में बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट जीरो रहा था, जिस वोल्टेज को आप क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो दो चीजें इस ग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरा सैचुरेशन करंट. और दिमाग में रखना कि जब एनोड को पॉजिटिव करते हैं तो सैचुरेशन करंट मिलता है, और एनोड को नेगेटिव करके वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है. बोलो क्लियर है? चलो ये दो बात इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना. ये करंट और वोल्टेज में ग्राफ था. अच्छा मैं मान लेता हूं कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये इंटेंसिटी I1 के लिए बनाया. ये ग्राफ मैंने कितनी इंटेंसिटी के लिए, मैं मान लेता हूं कि जब ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तब लाइट की इंटेंसिटी मैंने I1 रखी थी. एक्सपेरिमेंट करने के दौरान इंटेंसिटी कितनी रखी थी, I1. अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार मुझे I2 इंटेंसिटी के लिए I और V में ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ जब मैंने बनाया तब इंटेंसिटी I1 लेके ग्राफ बना दिया. इंटेंसिटी I1 रखी और ये ग्राफ बन गया अपना. अब इंटेंसिटी I2 रखना हो और मैं मान के चल रहा हूं कि जो I2 है ना वो I1 से ज्यादा है. I1 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बन गया. अब I2 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाना है मुझे, और I2 I1 से क्या है, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी रख के अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा. अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, इंटेंसिटी को बढ़ा के मुझे ग्राफ को बनाना है. तो मेरा सवाल ये है
कि जो नया ग्राफ बनेगा उसके सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस आएंगे, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा। इस तरह से आपको सोच के बताना है। और सुने, बोलना किसी को भी नहीं है, पहले सोच लो आप आराम से, और जब पूछो तब हाथ खड़े करके बताना बस आपको, बोलना नहीं है ना, आपस में डिस्कशन करना है। सवाल वापस बोल देता हूं। अभी मैंने I1 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाया, ये ग्राफ मुझे I और V में मिल गया, इंटेंसिटी I1 रखी तब। अब इंटेंसिटी क्या रख रहा हूं, I2, और I2 I1 से ज्यादा है। तो ग्राफ जो मिलेगा वो किस तरह का ग्राफ मिलेगा, कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, इस तरह का सवाल है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है अपनों को, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। पहले सोच लो आप आराम से, सब बच्चे सोच लो, और सोच के सही जवाब देना है बस आपको, गलत जवाब नहीं देना है। कोशिश करो सब लोग, है ना, सोचने की, सोचोगे तो सही आंसर आ जाएगा आराम से। कितने बच्चे आंसर करने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। चलो, आंसर सही जाए गलत जाए उससे मुझे टेंशन नहीं रहती, लेकिन कम से कम एफर्ट तो कर रहे हैं, सोच तो रहे आप लोग, ये इंपोर्टेंट होता है। कितने बच्चे आंसर करने के लिए तैयार है बताओ, हाथ खड़े करो, कितने बच्चे सोच के जवाब देने के लिए तैयार है? चलो बेटा, हाँ आप बता दो बेटा, हाँ बताओ। देखो, डिस्क्राइब करने की जगह मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट आंसर कर दो कि क्या क्या होगा, सीधा फाइनल आंसर क्या। हाँ, बढ़ेगी। इनका आंसर है सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों बढ़ेंगे। इन आंसर के सपोर्ट में कौन है? इस आंसर के सपोर्ट में कितने बच्चे हैं? सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही बढ़े हुए मिलेंगे। मतलब आप नया ग्राफ ये बनाना चाह रहे हैं, यही बनाना चाह रहे हैं ना, स्टॉपिंग सैचुरेशन करंट भी बढ़ गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? यस। इस ग्राफ के सपोर्ट में कितने बच्चे हैं? चलो, इससे अलग आंसर किसी का हो तो बोलो, आप बताओ बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, मतलब आप ये ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ये वाला ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, है ना? इस ग्राफ के सपोर्ट में कितने बच्चे हैं? इससे अलग। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, मतलब ये वाला ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं जो भी होगा, मुझे तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा ग्राफ। ये ग्राफ पहले था जब इंटेंसिटी I1 थी, ठीक है भाई। नया ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक बात समझना, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एक एक स्टेप से सोचो, अगर आप एक एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे ना तो बिल्कुल सही आंसर आएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, एक एक स्टेप से सोचना है अपना को ना। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, बोलो सब लोग एक्टिव होके बोलो। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अगर ज्यादा आ रहे हैं तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म होगी कि सर्किट में करंट अब ज्यादा आएगा। सैचुरेशन करंट उतना ही कि ज्यादा? सैचुरेशन करंट तो ज्यादा आना ही आना है, बोलो क्लियर है? और मैंने पिछले पॉइंट में, सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में एक बात दिखाई थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स, उल्टा भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिसाइड्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिसाइड्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे किसी एक्सपेरिमेंट का केमैक्स है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, एक्टिव रहोगे तब चीज समझ में आएगी। अगर केमैक्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, केमैक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, केमैक्स अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। पक्का? आ जाओ, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था ना, चलो उस वाले एग्जांपल में बताओ, मैंने फोटोन की एनर्जी क्या ली थी 10, वर्क फंक्शन क्या लिया था 3, बताओ केमैक्स कितना 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 7 वोल्ट।
पक्का? अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, frequency constant, that means energy of photon is also constant. फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. समझो बात को, फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपस फॉर्मूला से जोड़ना है चीजों को, यही तो फिजिक्स है. तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट. पहले फोटोन की एनर्जी 10 थी, अभी 20 होगी. हाँ क्या नहीं होगी भाई, 10 ही होगी. हाँ किए जा रहे हो, नींदों में हो गए आप लोग. अरे पहले फोटोन की एनर्जी 10 थी तो आज भी 10 ही होगी. फ्रीक्वेंसी नहीं बदली आपने. अरे जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलोगे फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती. फोटोन की एनर्जी तब बदलेगी जब फ्रीक्वेंसी बदली जाए. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने को कहा था मैंने, नहीं याद आ रहा. फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो आप ही बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, और ये वर्क फंक्शन तो बस ये तो होता ही कांस्टेंट है, बचपन से नहीं, मतलब जब से. तो ये वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है ना, और फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, तो केमैक्स अभी भी साथ ही होगा. पहले भी केमैक्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अभी भी केमैक्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले भी 7 वोल्ट और अभी भी 7 वोल्ट. माइनस में स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले भी 7 वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी 7 वोल्ट. कितने बच्चों के बात समझ में आई? स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बदल सकता है? फ्रीक्वेंसी बदलो. फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, केमैक्स बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा. फ्रीक्वेंसी कम, फोटोन की एनर्जी कम, केमैक्स कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम. और फ्रीक्वेंसी अगर सेम तो फोटोन की एनर्जी सेम, केमैक्स सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम. कितने बच्चों को बात समझ में आएगी? तो बताइए, अब जो नया ग्राफ बनेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रखना है कि चेंज करना है, और सैचुरेशन करंट को बढ़ा देना है. तो बताइए, क्या नया ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? कितने बच्चे नया वाला ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ आप लोग. तो देखो, नया ग्राफ ना कुछ इस तरह का होगा. देखो आप, ये नया ग्राफ देखो ना. सैचुरेशन करंट तो क्या है? सैचुरेशन करंट क्या है? अरे ये रहा सैचुरेशन करंट. पहले I1 था, अब I2. अरे बढ़ गया ना, इंटेंसिटी बढ़ने से सैचुरेशन करंट बढ़ गया, और बट फ्रीक्वेंसी सेम है, इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ. पक्का? बनाओ ये ग्राफ, फिर इसको लिखा दूंगा. इसमें लिखना शुरू करो, जगह छोड़ के लिखना शुरू करो. if frequency of light kept constant. अबे हाथ बांध के क्या बैठे, लिखना शुरू कर. frequency of light is kept constant. frequency of light is kept constant and intensity increases. Frequency of light kept constant and intensity increased. Intensity increased. Then saturation current increases. Saturation current increases, but stopping potential remains same. Saturation current increases, but stopping potential remains same. तो क्या कंक्लूजन निकाला फिर आपने यहां से? चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो. क्या कंक्लूजन निकाला आपने?
That means stopping potential does not depends on intensity. Stopping potential does not depends on the intensity. इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है. ये सब स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकते हैं एग्जाम के अंदर. जैसे स्टेटमेंट दे दिया ना, तो आपको यहां से सोच के जवाब देना पड़ेगा. और ये बातें डायरेक्ट याद रखनी है अपने को एग्जाम के लिए ना. इट मीन्स, बढ़ाओ इसमें आगे, इट मीन्स stopping potential does not depends on the intensity of light. Stopping potential does not depends on the intensity of light. Stopping potential does not depends on the intensity of light. ये लास्ट वाला कंक्लूजन हाईलाइट कर लेना आप लोग, क्योंकि बात ये वाली याद रखनी है आपको, है ना, इस पूरे ग्राफ के अंदर. Stopping potential does not depends on the intensity of light. हो गया. चलिए पॉइंट नंबर 4, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इधर देखो आप सब लोग, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक बार सब लोग इधर देखें आप लोग. अच्छा देखो, वापस से फिर वही, मैंने आई और वी में ग्राफ बनाया, तो आई और वी में ग्राफ ये वाला बनेगा. इधर देखो भाई सब लोग, आई और वी में ग्राफ ये बनेगा ना. हटा दो ना इसको, ये लो, हटाओ इसको. आई और वी में ग्राफ ये वाला बनेगा, मत देखो उसको, बस इस वाले को देखो आप. करंट और वोल्टेज में ये ग्राफ अपना बनता है. अभी डिस्क्राइब किया ना पूरा मैंने. अच्छा, मैं मान लेता हूं कि ये ग्राफ मैंने न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया था. किसके लिए? न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ जब बनाया तो आई और वी में ग्राफ ये बना. अब मैं न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाना चाहता हूं, और ये मान के चल रहा हूं कि न्यू2 इज मोर देन न्यू1. कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए? न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए. न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए आई और वी में ग्राफ ये बन गया. अब न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बना रहा हूं, इंटेंसिटी सेम रख के. इंटेंसिटी को सेम रख रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं. अब नया ग्राफ कैसा बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आराम से सोच लो, जब मैं पूछूं तो बात खड़े करके बताना. इंटेंसिटी को सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करके ग्राफ बनाना है. इंटेंसिटी को सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करके ग्राफ बनाना है. चलो अब सोच के बताओ, कितने बच्चे आंसर देने के लिए तैयार है? बताओ आप, नया ग्राफ कैसा बनने वाला है, कितने बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बताओ फटाफट से. कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हाथ खड़ा करें आप लोग. सोचो यार, दिमाग पर जोर डालो. हाँ बता बेटा, हाथ खड़ा करा था क्या? ऐसे करने का मतलब, ये पीछे वाली. हाँ, हाथ खड़ा किया था, नहीं किया था? अरे जो आता वो बता दो यार. सही गलत की टेंशन नहीं लेनी अपने को. थोड़ा जोर से. अरे आवाज ही नहीं आ रही यार. थोड़ा जोर. खाना खा के नहीं आया यार. जो थोड़ा जोर से बोल. फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया. चलो और कोई बताना चाहेगा? लास्ट में बता बेटा, जोर से बोलना. लेकिन हाँ, लास्ट में. और पीछे कौन है? दीवार आ गए ना अब तो. जोर से, थोड़ा जोर से. आवाज ही नहीं आ रही आता. हाँ, कंक्लूजन ये है तुम्हारी बात का कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम चलेगा, बढ़ जाएगा. अच्छा, बढ़ जाएगा. अच्छा, इधर बढ़ेगा कि उधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा. और सैचुरेशन करंट सेम रहेगा. मतलब ये वाला ग्राफ डिस्क्राइब करना चाह रही है. यही तो बोलना चाह रही है ना. और कुछ बताना चाह रही होगा इसके अलावा? हाँ भाई, कितने बच्चे इस आंसर के सपोर्ट में? कितने बच्चों का आंसर इससे अलग है? अलग. ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये वाला ग्राफ ये वाला इस वाले के ऑप्शन के साथ है. मतलब मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि सही आंसर तो यही है. सही आंसर फिर मुझे दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा. सही आंसर कर दो. आंसर, सही आंसर का ग्राफ तो मैं बना चुका, लेकिन तुम ये वाला कहना चाह रही हो, ये वाला, है ना? और कोई आंसर करना चाहेगा? भाई ऐसा मत समझो कि मैंने बोल दिया कि ये सही आंसर है तो आप अपने मन की नहीं बोले. आप जो सोचते हैं वैसा बताओ, ताकि अपने को गलतियां समझ में आए अपनी. हाँ, तुम कुछ अलग कह रहे थे. हाँ बोल. हाँ, ये बढ़ गया, नीचे जाएगा.
नहीं, आंसर तो ये सही है। अब इधर देखो आप लोग, इधर देखो, मैं समझा देता हूँ। इधर देखो, मैं समझा रहा हूँ आपको, बोर्ड पे देखो। अच्छा देखो, एक एक चीज का मतलब आराम से समझो आप लोग, आराम से समझते चलो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को समझने की। आपको जल्दबाजी है क्या? लिखने में जल्दबाजी रखना, बस समझने के टाइम कोई जल्दबाजी नहीं रखनी अपने को ना। इधर देखो, सबसे पहले तो इंटेंसिटी सेम रखने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड सेम, दिमाग में फिट कर लो। इंटेंसिटी सेम तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड सेम। पहले 500 इलेक्ट्रॉन गिरे थे, अभी भी 500 गिर रहे हैं। तो पहले 500 इलेक्ट्रॉन का करंट सर्किट में चल रहा था और अभी भी 500 इलेक्ट्रॉन का करंट ही सर्किट में चल रहा है। करंट में तो चेंज आने वाला नहीं। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? या इसमें डाउट है किसी को? डाउट हो तो बात करो पहले तो आपस, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। भाई इंटेंसिटी सेम मतलब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर सेम। पहले 500 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे, तभी भी 500 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे। करंट पहले हाँ बोल। वो तो अरे अरे अरे, I इज इक्वल्स टू एन एच न्यू बाई ए। हाँ ठीक है, फॉर्मूला सही है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अपने यहाँ पर जब अपन बोलते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इंटेंसिटी सेम रखी जाती है, तो इंटेंसिटी सेम रखने का एक ही मतलब समझना है अपने को, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम। इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट इन सच वे दैट नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन सेम। ये मतलब होता है इंटेंसिटी सेम रखने का अपने यहाँ पर, समझ गए? तो जब जब मैं बोलूं इंटेंसिटी सेम रखना है, तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर सेम रखना है। समझे बात को? तो इंटेंसिटी सेम तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम, तो जितना करंट पहले तो उतना ही करंट अभी भी रहेगा। क्या ये बात समझे क्या? डाउट कोई सवाल किसी के मन में है तो बोलो, नहीं है? अच्छा अब एक बात हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है? फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। पहले एनर्जी कितनी थी? 10। पहले की बात करो, पहले एनर्जी कितनी थी? केमैक्स कितना था? 7। अब एनर्जी मान लो 20 हो गई। एनर्जी कितनी हो गई? 20। केमैक्स अब कितना? 17। केमैक्स कितना? तो पहले -7 वोल्ट पर करंट जीरो होता था, अब -17 वोल्ट पर करंट जीरो होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ही तो होता है। तो पहले -7 लगाने पर करंट जीरो होता था, -17 लगाने पर करंट जीरो होगा। क्या बात समझे कि नहीं समझे? तो बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और सैचुरेशन करंट क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाले अपन यहां से? हाँ बोलो, सोच के बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या कंक्लूजन निकालोगे आप लोग बताओ? saturation current does not depends on the intensity frequency of light. saturation current does not depends on the frequency of light. क्या ये कंक्लूजन निकालोगे? पक्का? तो बना दो ग्राफ फटाफट से, पहले तो बना दो ग्राफ, जल्दी से बना दो, बनाओ ग्राफ, बनाओ जल्दी से। अरे कुछ नहीं लिखा है मैंने, बस एक ग्राफ बनाना है। लिखाओ, बनाओ, फटाफट से बनाओ ग्राफ। तुम लोग यार आज थोड़े से कम एनर्जेटिक लग रहे हो मेरे को। क्या? अच्छा वो कॉमन वोमन आ रहा है इसलिए? कॉमन की टेंशन लेते हैं क्या अपन? लेते कॉमन की टेंशन? तो कहां तक टेंशन लोगे जीवन में? तुम्हारे हर 15 दिन बाद टेस्ट आ जाता है, तो इसी टेंशन में जीवन निकाल दोगे अपना? टेंशन लेना बंद कर दो। स्कूल का, स्कूल के एग्जाम की कौन टेंशन लेता है? चले, ये पीछे क्या डिस्कशन चल रहा है अपने? अच्छा ये प्री बोर्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो क्या डिसाइड किया, प्री बोर्ड देना है कि नहीं देना? फिर आपको देना है। ये लिख लिया बोर्ड से जो लिख रहा है? दिखा नोट्स। हाँ ये जो पीछे चुपके से बैठी है, नहीं ये वाला नहीं, अभी लास्ट वाला ग्राफ का है। हाँ ठीक है, अब लिखना शुरू करो इसमें। बोलो, if intensity of light is kept constant, if intensity of light is kept constant and
frequency increase. Intensity of light is kept constant and frequency increase, then stopping potential increases. Stopping potential increases, but saturation current remains same. Stopping potential increases. यार डिस्टर्ब मत करो. Stopping potential increases, but saturation current remain. Stopping potential increases, but saturation current remain same. It means saturation current does not depends on frequency of light. Saturation current does not depends on the frequency of light. हो गया? चलो देखो 4 पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो गया ना. अच्छा, एक्सपेरिमेंट के अंदर एक और 5वां पॉइंट है. अच्छा, इस 5वें पॉइंट में कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन नहीं है. ठीक है ना. देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके अंदर ये भी ऑब्जर्व हुआ था. इधर ध्यान से समझना आप लोग. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही मेटल पर लाइट इंसिडेंट होती है ना, जैसे ही मेटल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट के इंसिडेंट होने के नैनो माइक्रो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाता है. लाइट इंसिडेंट होने के नैनो और माइक्रो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एमिशन स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब लाइट का गिरना और इलेक्ट्रॉन्स का निकलने में कोई टाइम लेग नहीं होता. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? लाइट इंसिडेंस और इलेक्ट्रॉन एमिशन में टाइम लेग नहीं होता. तो लिखो आप लोग पॉइंट नंबर 5. ये ऑब्जर्वेशन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लिया गया था ना. लिखें आप लोग, देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन क्या बेटा? क्या? अरे माइनस का मतलब है एनोड को नेगेटिव कर रखा है. एनोड को नेगेटिव करके पहले 7 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब एनोड को नेगेटिव करके 17 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो वोल्टेज तो बढ़ा ना. उस सेंस में बात कर रहे हैं. समझ गए बात को? वो वैल्यू नहीं देखनी -7 और -17, वो वाला सेंस नहीं है. माइनस बता रहा है, एनोड नेगेटिव कर रखा है बस. वोल्टेज पहले 7 था, अब 17 वोल्ट की बैटरी. समझे बात? लिखे, देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Incidence of light and emission of electrons. Incidence of light and emission of electrons. Photoelectric effect is instantaneous process. Photoelectric effect is instantaneous process. कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? आगे बढ़ सकता हूं? चलो, ये तो बात यहां तक खत्म होती है. चलो अब कुछ ग्राफ वगैरह पे डिस्कशन करते हैं ना. हाँ बोलो. मैं आ तो रहा हूं. मैं तुम्हारे बेच में क्लास नहीं आ रही थी, मेरी बाकी बेच में तो क्लास चली रही थी. अब वो शेड्यूल में क्लास ही नहीं आ रही तुम्हारे बेच में, तो मैं क्या करूं इसका? तो बाकी बेच में तो ले रहा हूं ना क्लास में. क्या? तो इधर देखो आप लोग, इधर देखो तुम लोग. तो देखो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं. के मैक्स, पहले इसका आंसर कर, फिर तेरा आंसर का जवाब दूंगा. मैं एक क्वेश्चन पूछूं, उसका जवाब दे पहले, फिर तेरे सवाल का जवाब दे देंगे. ठीक है? के मैक्स और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना के थे. चलो आप भी ट्राई करो. के मैक्स और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ चाहिए मेरे को. और ग्राफ बनाना मत, डिस्क्राइब करना. ग्राफ बनाना नहीं, डिस्क्राइब करना है बस आपको, है ना. मतलब बोल के बताने की ग्राफ कैसा बनेगा और उस ग्राफ की डिटेलिंग बोल के बताओ बस आप लोग. आपस में कोई डिस्कशन नहीं होगा. ठीक है ना? जब पूछूं तब बताना, पहले से नहीं बताना. बता बता जल्दी बता. अच्छा सोच रही है, आराम से सोच ले, कोई जल्दबाजी नहीं.
हाँ भाई, कितने बच्चे ग्राफ बना सकते हैं पहले तो बताओ, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन? बहुत सारी लाइन स्ट्रेट होती है, पासिंग थ्रू द। चलो बहुत बढ़िया। चलो बताओ, 3 ऑप्शन दे दिए मैंने। फर्स्ट के सपोर्ट में कितने बच्चे, सेकंड के सपोर्ट में, थर्ड के सपोर्ट में। बस ये गलतियां करते हो नालायक हो तुम लोग, ये गलतियां चलती है तुम लोगों की। बताओ मेरे को, जहां 4 नंबर मिलने चाहिए ना, वहां पर माइनस में लेके आते हो तुम लोग। अब ये कॉन्फिडेंस है कि और कॉन्फिडेंस है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने फर्स्ट आंसर बोला था, ये मतलब कुछ आपने सोच के बोला था कि ऐसे मतलब, तो क्या सोचा था फिर मेरे को भी समझा दो। इधर देखो पहले तो। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बता दो मुझे, ध्यान से सुन लो पहले। आप जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो मतलब ऐसे 4 ऑप्शन देख लेते हो, यार ये अच्छा लग रहा है, ये टिक कर देते हैं। कि कोई इक्वेशन वगैरह देखते हैं? अच्छा, इक्वेशन देखते हैं ना। इधर देखो इक्वेशन कैसे होगा। अभी तो सुनो, अभी तो बहुत मजेदार बात है इस ग्राफ के अंदर जो आपको समझते हैं। पेन नीचे रखे रहने दो ना अपना, बोर्ड पे देखते रहो बस आप लोग। के मैक्स इक्वल टू बोलो क्या होता है? ई फोटोन माइनस फाइ नॉट। ई फोटोन को क्या मैं एच न्यू लिख दूं? तो इक्वेशन लिख दी मैंने, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। देखते जाओ आप लोग, इधर देखो। अच्छा देखो, इधर तो मैंने ले लिया किसको? के मैक्स को। इधर किसको ले लिया? फ्रीक्वेंसी को। अच्छा बताओ, मैंने वाई पर तो किसको लिया? के मैक्स को। एक्स पर किसको लिया? फ्रीक्वेंसी को। बोलो यही लिया ना। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे बना। अब जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये h तो हो गया स्लोप, और माइनस फाइ नॉट हो गया इंटरसेप्ट। माइनस फाइ नॉट क्या हो गया? तो बताइए, इसका जो स्लोप आएगा ना, जो स्लोप आएगा इस स्ट्रेट लाइन का, वो h के बराबर होगा। पॉजिटिव स्लोप के नेगेटिव स्लोप? अबे तुम्हारी ऐसी तैसे में h पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन। तो इंटरसेप्ट तो क्या आएगा? नेगेटिव। और स्लोप क्या आएगा? तो बताओ, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव एंड स्लोप इज पॉजिटिव। आंसर इज थर्ड। लेकिन ये भी गलत आंसर है अभी तो। रुको रुको, भी पूरा डिस्क्राइब करता है। तो ये लाइन बनेगी, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, स्लोप इज नेगेटिव। इधर देखो आप लोग, देखो ये थीटा मान ले। अच्छा बताओ, स्लोप को क्या लिखते हैं आप लोग? अभी पूरा नहीं है ग्राफ, पहले बता दो। स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, और स्लोप की वैल्यू क्या एच के बराबर होगी? अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस फाइ नॉट के बराबर। फाइ नॉट नहीं, माइनस फाइ नॉट। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस फाइ नॉट। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अब एक बात बताना, ध्यान से समझना। ये ग्राफ का ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ग्राफ स्टार्टिंग यहां से होगा। बिकॉज लाइट इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी का एक मिनिमम वैल्यू का होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिशन करवा सकते हो क्या? याद करो, जब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट होता है। और बताइए, जैसे एक बात बताओ, इधर देखो आप लोग, जैसे ये मेरे पास एक मेटल, इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस पर लाइट गिरा रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला कि फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एमिशन नहीं होगा। 1.5 है, 1.7 है, 1.9 है, 2 है। तो बताओ, जब फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगी ना, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या थ्रेशोल्ड बोलोगे? और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करते हो, तब के मैक्स 0 रहता है। फोटोन की एनर्जी 2, वर्क फंक्शन 2, इलेक्ट्रॉन इमिशन तो हो जाएगा, बट उसके पास के मैक्स 0 रहेगा। नहीं समझे? तो जब के मैक्स 0 है ना, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आप लोग। नहीं समझ में? और न्यू नोड से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिशन? अरे देखो ना, जब फोटोन की एनर्जी 2 है और वर्क फंक्शन 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अच्छा, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिशन? क्या इस केस में इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल है? यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और देखो, उस केस में के मैक्स आपका 0 है।
तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अरे नहीं होगा ना। अच्छा बताइए, मेरे पास अलग अलग तरह की मेटल्स होती है, बेटा एक बार गेट बंद कर देना। मेरे पास अलग अलग तरह की मेटल होती है, सीजियम की, सोडियम की, प्लेटिनम की, अलग अलग तरह की मेटल है। किसी भी मेटल के लिए आप ग्राफ बनाओ, स्लोप सबके लिए सेम रहेगा। सीजियम के लिए ग्राफ बनाओगे तो भी स्लोप एच होगा, एच तो कांस्टेंट वैल्यू है। प्लेटिनम के लिए ग्राफ बनाओगे तो भी स्लोप एच होगा। सोडियम के लिए ग्राफ बनाओगे तो भी एच होगा, और पोटेशियम के लिए ग्राफ बनाओगे तो भी एच होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज सेम फॉर ऑल मेटल्स? इंटरसेप्ट इज सेम फॉर ऑल मेटल्स? इंटरसेप्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, क्योंकि अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अगर मुझे केमैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ चाहिए, इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी देखो आप, अगर मुझे केमैक्स और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ चाहिए तो बताओ, केमैक्स और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ये वाला होगा। इसके नीचे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो डॉटेड लाइन इसलिए दिखाई है ताकि मैं ये इंटरसेप्ट को माइनस वर्क फंक्शन के बराबर दिखा सकूं। नहीं समझ में आया? अरे बात समझ में आ गई? अच्छा चलो मैं मान लेता हूं कि सपोज ये ग्राफ मेटल है के लिए, इसी बात को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये ग्राफ किसके लिए? मेटल है। अच्छा दूसरी मेटल के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो बताओ इंटरसेप्ट तो सेम आएगा कि सॉरी वर्क, ये स्लोप सेम आएगा कि अलग आएगा? और मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपेयर वर्क फंक्शन। बोलो कंपेयर वर्क फंक्शन। क्या दोनों मेटल का वर्क फंक्शन कंपेयर कर सकते हो? कौन कौन दोनों मेटल का वर्क फंक्शन कंपेयर कर देगा? बताओ वर्क फंक्शन कैसे देखा जाता है? इंटरसेप्ट से, उसी से देखेंगे। अब इंटरसेप्ट देखना है तो क्या करो, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दो, इसको भी ऐसे पीछे बढ़ा दो। बोलो क्लियर है? तो ये तो किसका वर्क फंक्शन? ए के लिए, और ये किसका वर्क फंक्शन? बी का। तो बोलो वर्क फंक्शन ए का ज्यादा कि बी का? बिल्कुल बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है ए के वर्क फंक्शन से। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? तो ग्राफ ये वाला तो बस मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया, एक्चुअल ग्राफ तो ये वाला है। डॉटेड क्यों दिखा रखा है सर आपने? इंटरसेप्ट को दिखा सको और ये बता सको कि इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन के बराबर है। क्लियर है बात? अच्छा यहां पर एक और कंक्लूजन निकाला, बोलो क्या निकाला अपन ने? स्लोप इज सेम फॉर ऑल मेटल्स। फटाफट लिख दो इसको। एक क्वेश्चन और करना था यार। अरे कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक कम हो जाएगा। वैसे भी बहुत दिनों में क्लास आ रही है अपने। अरे तुम तो रोज आते हो, लेकिन मैं तुम्हारी क्लास में रोज थोड़ी आता हूँ। अब पता नहीं कितने देर बाद वापस क्लास आएगी तुम्हारे बैच में। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, वो शेड्यूल में अगर मेरी क्लास बाकी बैचेज में तो चली रही है ना। क्या कल क्वेश्चन नहीं कराना? एक क्वेश्चन। अरे 5 मिनट का ब्रेक कम कर लेना। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी क्या ब्रेक में घूमते तो रहते हो तुम लोग, बाहर करते क्या हो? बाहर घूमते, खाना खा, अभी तो खाना खा के आए होंगे ना तुम लोग। फास्ट है? किसके फास्ट है भाई? फास्ट करते हो तुम लोग? एक क्वेश्चन तो करना है अपने को भी, बस एक क्वेश्चन। नहीं करना चाह रहे? ठीक है चलो मत करो।